नमस्कार। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से, जिसका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान हम करने वाले हैं। सबसे पहले समझाएंगे आपको ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की 2 टूक क्या रही। सबसे पहले आपको समझाएंगे एसआईआर के पहले क्षण के आंकड़े क्या रहे, वो समझाएंगे। तेज प्रताप के अड़ जाने से किसको नुकसान होगा और नीतीश के निश्चय रथ को भी आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में 16 घंटे की विशेष चर्चा सोमवार को शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोधियों के आरोपों का खंडन करते हुए साफ कर दिया कि सीज फायर किसी के दबाव में नहीं हुआ। भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। किसी भी हिमाकत का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी विपक्ष के आरोपों को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, 16 घंटे की विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि 10 मई को भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि भारी तबाही के बाद पाकिस्तानी आर्मी की ओर से हमला रोकने की गुजारिश की गई थी। किसी भी दबाव में हमने सीज फायर नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रुका नहीं। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए। देश के सैनिकों को शेर बताते हुए राजनाथ ने कहा, हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है। शेर यदि मेढकों को मारें तो उसका अच्छा संदेश नहीं जाता। राजनाथ सिंह ने राम और कृष्ण दोनों का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान से हमें शौर्य और धैर्य दोनों की सीख मिलती है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भारत ने अमेरिका के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर किया, जिसे खारिज करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने वो विकल्प चुना जिससे आतंकवादियों को अधिकतम नुकसान हो। भारत पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन यदि कोई देश धोखा दे तो वह उसकी कलाई भी मरोड़ना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे किसी भी तो ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के मायने क्या है वो आपको समझाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस हो रही। विपक्ष लगातार इसकी मांग भी कर रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाबहस की शुरुआत की। विपक्ष लगातार सरकार को संसद में इस पर बहस की मांग कर रहा था। 16 घंटे के महाबहस में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी पक्ष रख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की 2 टूक क्या है वो आपको समझाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की मांग पर ही भारत ने सीज फायर किया ये बताया। साथ ही साथ बताया कि यूएन के 193 सदस्य देशों से भी पाकिस्तान के अलावा 3 देश ने ही इसका विरोध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीज फायर पर किसी मध्यस्थता से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग पर ही भारत ने सीज फायर किया, ये राजनाथ सिंह ने साफ किया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, रक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा। आतंकी गतिविधि होने पर फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होगा। हमारी सीमा रेड लाइन पार कर ली थी। 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। सीमा पार आतंकवाद के समर्थन जारी रखने तक जल संधि स्थगित रहेगी, यह भी साफ शब्दों में कह दिया। तो एसआईआर पर संग्राम जारी है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े जानने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया और कल एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। पर इन सब के बीच सियासत अपने चरम पर है।
एसआईआर का मुद्दा बिहार में लगातार सुलग रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के साथ हर एक नागरिक भी एक एक डिटेल पर नजर बनाए हुए है। सोमवार को एसआईआर पर हुई सुनवाई में निर्वाचन आयोग के वकील ने कोर्ट की तरफ से 3 डॉक्यूमेंट को शामिल करने के सुझाव पर आयोग का पक्ष रखा। ईसी के वकील ने कोर्ट को बताया, राशन कार्ड पर आपत्ति ईसी को आपत्ति है। वोटर आईडी इसलिए नहीं मान्य है क्योंकि ये विशेष गहन पुनरीक्षण है और आधार कार्ड को पहले से ही फॉर्म में दर्ज किया गया है। ईसी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच मामले पर सियासत भी जारी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने मृत मतदाताओं के आंकड़े पर सवाल खड़े किए हैं। का फिगर है 8 लाख अब हो गया है, 8 लाख अभी अंतर आ गया है। तो जवाब हम कैसे देंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती है जवाब, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है ये। सवाल तो पूछ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में है। आरजेडी के आरोप पर एनडीए नेताओं ने कहा कि घुसपैठियों और रोहिंग्या वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटने के बाद तेजस्वी यादव बेचैन हैं। बिहार विधानसभा से पहले एसआईआर पर सियासत गरमाती जा रही है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर वे निर्वाचन आयोग के काम से संतुष्ट नहीं हुए तो चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। बहरहाल मामला फिलहाल कोर्ट में है और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर सभी की नजर है। दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए एसआईआर के पहले चरण के जो आंकड़े साझा किए गए हैं उनको समझा देते हैं आपको। बिहार के 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं। 2.83% यानी कि तकरीबन 22 लाख जो मतदाता हैं वो मृत पाए गए। 4.59% यानी कि 36 लाख मतदाता स्थायी तौर पर नहीं मिले हैं। 0.89% यानी कि 7 लाख मतदाता का नाम एक से अधिक जगहों पर मतदान के लिए दर्ज है, यानी कि ये एक से ज्यादा जगह पर मतदाता है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख का नाम कटना तय है। 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। सभी 12 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मतदाता सूची देगा। कैसे किया गया है एसआईआर, ये भी आप समझ लीजिए। एसआईआर पर निर्वाचन आयोग ने बड़ा अभियान चलाया। बीएलओ और बीएलए के साथ मिलकर अभियान चलाया गया। अस्थायी रूप से पलायन करने वाले मतदाताओं के लिए 246 अखबारों में विज्ञापन दिया गया। शहरी मतदाता न छूटे इसके लिए शहरों में कैंप लगाए गए। हर नगर निगम के 3 अधिकारी को ड्यूटी पर लगाया गया। 18 साल के युवाओं के लिए विशेष अभियान चलाया गया। निर्वाचन आयोग ने 10 करोड़ 20 लाख जो एसएमएस वो भेजे। बिहार के सभी 38 जिलों में शिकायत और समाधान के लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं। इस तरह से पूरा सत्यापन हुआ। तो पटना के मसौड़ी में डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इस दस्तावेज पर राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान का डिजिटल हस्ताक्षर भी है। सिस्टम के इस भद्दे मजाक के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए राजस्व अधिकारी को निलंबित करने की सिफारिश की। आईटी सहायक को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नाम डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू, माता कुतिया देवी, पता मोहल्ला काउलचिक, वार्ड नंबर 15, नगर परिषद मसौढ़ी। निवास प्रमाण पत्र संख्या BRCC 02025 15933 बिहार में सिस्टम ने एक और भद्दा मजाक किया है। मसौढ़ी अंचल कार्यालय ने कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जी, जिसमें न सिर्फ एक कुत्ते का नाम दर्ज है बल्कि उसके माता पिता और पता तक फर्जी तरीके से दर्ज किया गया। सबसे बड़ी बात ये कि इस निवास प्रमाण पत्र पर राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान की डिजिटल सिग्नेचर भी मौजूद है, जिससे ये साफ होता है कि ये सर्टिफिकेट कोई मजाक नहीं बल्कि ये सिस्टम के अंदर से सत्यापित होकर जारी किया गया है।
अब इस प्रमाण पत्र की डिजिटल सत्यता और दस्तावेजों की सत्यापन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आधार कार्ड को उसने यूज़ किया है, वो किसी विवाह कुमारी का आधार कार्ड है और एड्रेस पटना का है। और कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया जो प्रतीत होती है कि किसी ने एक मजाक के तौर पे इस तरीके का आवेदन अपलोड कराया है। और अभी ये किस तरीके से मतलब आया था, किस तरीके से ये बना है, इसकी अभी जांच चल रही है। जो भी इन्वॉल्व कर्मी हैं इसमें जो अनुशंसा किए हैं उनके विरुद्ध एफआईआर करने का और उनके विरुद्ध सस्पेंशन भी आज कार्रवाई हो रहा है। आरटीपीएस पोर्टल पर बिना अधिकृत डोंगल के किसी भी प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर संभव नहीं है। ये पूरा मामला सरकारी व्यवस्था की खुलेआम पोल खोल रहा है। ये घटना आरटीपीएस जैसे डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा और निगरानी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि ये सर्टिफिकेट कैसे सत्यापित हुआ और डोंगल किसने और कैसे उपयोग में लाया। जिसने भी ये प्रमाण पत्र जारी किया, क्या उसे सरकारी नौकरी करने तक का हक है? क्या ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को सरकारी नौकरी करनी चाहिए? जिस कर्मचारी और अधिकारी ने ये अपराध किया, क्या उसे जेल में नहीं होना चाहिए? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण। तो बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट कांड को समझाते हैं आपको तक। पटना के मसौड़ी अंचल कार्यालय में डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। न्यूज़ 18 की जांच में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। फर्जी दस्तावेजों के जरिए निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया। आवेदन देकर बदनाम करने की साजिश रची गई है। कर्मचारी और डेटा ऑपरेटर पर कार्रवाई की जा रही है। बिना जांच के प्रमाण पत्र बनाना, उन पर कार्रवाई तेज की गई है जिन्होंने इस तरह का प्रमाण पत्र बिना जांच के बनाया है। इस मामले में ना तो कोई निवास है और ना ही नाम, बावजूद इसके प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। गलत डिजिटल हस्ताक्षर करने का आरोप लगा है। नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप लग रहा है। तो तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर आरजेडी को सकते में डाल दिया है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तेज प्रताप अब खुद को सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि किंग मेकर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में हैं। वे 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपने समर्थकों को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सकते हैं। इससे न सिर्फ महागठबंधन बल्कि छोटे भाई तेजस्वी यादव की रणनीति को भी झटका लग सकता है। आखिर क्यों, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यादव लालू यादव का खून है, जो कहता है वो करके दिखाने का। हम हवाबाजी नहीं करते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं, हम जमीनी नेता है, जमीन को उठाए के रखता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। सपोर्ट कीजिए, जुड़िए और अपने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप न सिर्फ खुद महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे बल्कि अपने समर्थकों को भी टीम तेज प्रताप से चुनाव लड़वाएंगे। दावा किया है, क्या कहेंगे? दावा क्या किया, हम लड़ रहे हैं चुनाव वहाँ से, लड़ रहे हैं फिर से। नई पार्टी बना रहे हैं और टीम तेज प्रताप नजर आ रही है। तेज प्रताप है, संगठन बनाया। तेज प्रताप की चुनावी तैयारी तेजस्वी यादव के लिए कई मोर्चों पर नुकसान पहुंचा सकती है। चौंकाने वाली बात ये कि चुनाव में उन्हीं जगहों पर उम्मीदवार की तैयारी है जहां MY समीकरण मजबूत है। तेज प्रताप ने इसकी शुरुआत अपने सहयोगी मदन यादव को शाहबाद से उतारने के ऐलान से की है। बिहार की सियासत में यह तकरार सिर्फ 2 भाइयों की पारिवारिक लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि यह सीधे तौर पर महागठबंधन के भविष्य पर भी असर डाल सकती है। अगर तेज प्रताप अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं तो आरजेडी के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो तेज प्रताप के अड़ जाने से किसे नुकसान होगा, यह समझते हैं। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। तेज प्रताप की नई रणनीति से आरजेडी सकते में है। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर समर्थकों को उतारने की तैयारी चल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर समर्थकों की टीम तेज प्रताप से चुनाव लड़वाने की तेज प्रताप की योजना बनाई जा रही। तेज प्रताप की चुनावी तैयारी तेजस्वी को कई मोर्चों पर नुकसान पहुंचा सकती है।
जहां MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण मजबूत है, उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी चल रही है तेज प्रताप की। तो समझिए तेज प्रताप से तेजस्वी को क्या नुकसान हो सकता है। MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को बड़ा झटका लग सकता है। आरजेडी के वोट बैंक में तेज प्रताप सेंध लगा सकते हैं। तेज प्रताप के उम्मीदवार आरजेडी उम्मीदवार के वोट काटेंगे। इसका फायदा एनडीए उम्मीदवार को मिल सकता है। परिवार के साथ पार्टी का बिखराव हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में एनडीए को पिछले जो चुनाव हुआ था यानी कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें एनडीए को 37.26% वोट आया था। महागठबंधन को 37.03% वोट आया था, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। तकरीबन 0.023 का ही यह अंतर था। एनडीए और महागठबंधन के बीच में सिर्फ 0.23% का अंतर बैठा था। गठबंधन को सरकार बनाने में सिर्फ 15 सीटें कम आई थी। और यह जो नुकसान हुआ था, अगर तेज प्रताप यादव अड़ जाते हैं तो तेजस्वी को फिर से नुकसान हो सकता है। तो पहले भी आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी कर चुके हैं तेज प्रताप। पूर्व के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप ने जहानाबाद और शिवहर सीट से उम्मीदवार उतारे थे। जहानाबाद से तेज प्रताप समर्थित उम्मीदवार चंद्र प्रकाश यादव को 7,755 वोट मिले थे। तब आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव सिर्फ 1,751 वोट से हार गए थे। सुरेंद्र यादव के हारने से तेज प्रताप की बड़ी भूमिका रही। तारापुर उपचुनाव में भी तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को उतारा था। समय रहते तेज प्रताप गुट के संजय यादव तेजस्वी खेमे में वापस लौट गए थे और इस तरह से जो नुकसान होना था वो बच गया था। तो पंचायत सचिव को जूता मारने की धमकी देने के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पंचायत सचिव संदीप कुमार ने केस दर्ज कराया है। संदीप कुमार ने SC/ST थाने में केस दर्ज कराया। पंचायत सचिव ने आरोप लगाया कि भाई वीरेंद्र ने उन्हें धमकाया, उनकी जान को खतरा हो सकता है। FIR दर्ज करने के बाद पटना की SC/ST थाने की पुलिस मामले की अब छानबीन कर रही। हम जब मनेर प्रखंड में हम संध्या 5:30 बजे 26 तारीख को हम कार्यरत काम कर रहे थे। कार्य के दौरान माननीय विधायक जी का फोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए SC/ST थाना में आए हुए हैं। उसके बाद भी कोई बातचीत हुई? उसके बाद उनके द्वारा जन्म एक मृत्यु के बारे में पूछताछ किया गया, जिसका आवेदन प्रक्रियाधीन है। उसके पूछताछ और गवाह से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। केस क्यों डर लग रहा है क्या आपको? हाँ, डर लग रहा है। लास्ट में ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ ट्रांसफ़र के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये क्लियर ना किया कि क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। दूसरा कुछ कहते हुए दूसरा कुछ शब्द का यूज करते हुए धमकी भरा शब्द का पंचायत सचिव के आरोप पर भाई वीरेंद्र ने भी जवाब दिया है। उन्होंने धमकी की बात से इनकार किया। साथ ही ये भी कहा कि सत्ता पक्ष इसे लेकर भ्रम फैला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने पंचायत सचिव पर भी प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। आती है कि किसी तरह इनको जेल में ठूस दे, बदनाम करके इनको चुनाव लड़ने से बाहर कर दे। तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आपकी तरफ से भाई वीरेंद्र कोई डरने वाला आदमी है थोड़ी ही। जब केस हो चुका है तो आपकी तरफ से क्या स्टैंड? अपने अधिवक्ता से राय लेंगे, अपने अधिवक्ता से राय लेंगे क्या करना है नहीं करना है। जांच होगी ना, उसकी निश्चित रूप से जांच होगी। और चुनाव नजदीक है तो सभी पार्टियां अलग अलग तरकीब लगाकर जनता का ध्यान खींचने में लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के लिए भी एक विशेष रथ मंगाया है, जिस पर सवार होकर नीतीश कुमार धुआंधार प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार का विशेष रथ हरियाणा से बिहार पहुंच चुका है, जिस पर सवार होकर नीतीश कुमार जनता के बीच पहुंचने भी लगे हैं। रथ की शुरुआत मधुबनी से हुई, जब नीतीश कुमार विशेष रथ पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे। रथ पर नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के लिए रथ क्यों मंगवाया गया है, संजय झा ने यह भी बताया। रथ से इसलिए घूमेंगे ना कि
रोड सही है। आप कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार जी के सरकार से पहले पटना से बाहर कोई रथ लेके जा सकते थे आप? क्या पूछिए एक बार, जो लोग घूमते हैं गाड़ी से। सीएम नीतीश कुमार के रथ का नाम रखा गया है निश्चय रथ। रथ पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी है और लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। हालांकि इस रथ के बिहार आने से राजनीति भी शुरू हो गई है। रथ को लेकर एनडीए उत्साहित है तो महागठबंधन निशाना साध रहा है। हालांकि चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये रथ चर्चा में जरूर है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो खबर तो समझिए में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।